नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है इस इंपॉर्टेंट क्लास में। जैसा कि हमने कहा, ये जो क्लास है ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए रखी गई है। आपकी जो विश्व भूगोल की क्लास चल रही है 5 बजे, वह कंटिन्यूस चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इंडियन ज्योग्राफी की सिर्फ एक वीडियो अभी तक गई है और इंडियन ज्योग्राफी के जब हम वीडियोज को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बड़ा खेल होने वाला था। इसीलिए हमारी टीम ने हमसे डिस्कस किया कि क्यों ना सर हम कुछ स्पेशल वीडियोज डाल दें, जैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और तो इसीलिए आज सुबह हमने आपसे बात किया अक्षांश रेखा के विषय में और अब मैं बात करने जा रहा हूं देशांतर रेखा के विषय में। अब इस जो टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा अगर हम देखें और समझें और इससे जोड़ने का हम प्रयास करें तो आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि जब इंग्लैंड में मैच होता है, मान लेते हैं वहां पर दोपहर में मैच होगा, हम सब लोगों ने न्यूज पढ़ा कि भैया आज दोपहर में इंग्लैंड में मैच होगा। किसका होगा? इंडिया और जो है कि इंग्लैंड का मैच होगा। अब हम सब लोग दोपहर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मैच है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वहां पर दोपहर होगा तब हमारे यहां शाम हो चुकी होगी, अर्थात उनके यहां पर जब दोपहर होगा तब हमारे यहां शाम होगी। तो हम लोग अपने दोपहर के हिसाब से सोच रहे थे कि दोपहर में मैच होगा, तो हमने छुट्टी ले लिया, हम बैठे रहे कि भैया अब वहां पर मैच होगा, हम लाइव देखेंगे। लेकिन जब लाइव का टाइम आया तो पता चला जब वहां पर दोपहर हो रहा है तो हमारे यहां पर अलग समय है। ठीक है, तो ये आखिर ये खेल होता कैसे है? फिर आपने एक चीज और नोट किया होगा कि कहा जाता है कि जापान में सूर्योदय पहले हो जाता है, और यह जो यूएसए है उसमें सूर्योदय बाद में होता है। ये भी पता नहीं कैसे होता है। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, किसी ने बैठा लिया, मेरे पास तो पैसे वैसे थे नहीं, किसी ने मुझे बैठा लिया कि चलिए आपको फ्लाइट से घुमा के लाते हैं। तो मैंने पूछा पैसे तो नहीं लगेंगे क्योंकि मेरे पास तो पैसे है नहीं, हाँ घूमने की इच्छा है। उन्होंने कहा ना। अब उन्होंने मुझे एक टिकट भेजा, उस टिकट पर लिखा था GMT। अब मैंने कहा ये क्या टाइम है, GMT टाइम क्या होता है? तो मैंने उसको समझने का प्रयास किया तो उसमें कुछ टाइम लिखा था। तो मैंने कहा कि मुझे अपनी घड़ी से बता दो कि कितने बजे निकलना है घर से, मैं निकल जाऊंगा, ये कैलकुलेशन मुझसे नहीं हो रहा। अब उन्होंने बड़ा हंसी उड़ाया, कह रहे गुरुजी आपको जो है कि इतना नहीं पता। मैंने कि मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस टॉपिक को पढ़ा जाए। तो आज ये अगर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में भी इससे पहले आए होंगे तो सबका समाधान होगा। अर्थात मेरा प्रयास ये होगा कि ये जो देशांतर रेखाओं का खेल होता है, ये सुबह और शाम का जो खेल होता है, यह जो हम कहते हैं कि हमारे देश का जो है कि स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच टाइम के 5.5 घंटे आगे चलता है। इस 5.5 घंटे का क्या खेल है और क्यों जब लंदन में मैच लाइव होता है तो वहां पर अगर 2 बजे लाइव होता है तो हमारे यहां पर उसका समय अलग क्यों होता है, हमारे यहां 7:30 क्यों बज चुके होते हैं? इन सब चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, प्लीज। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर गर्ल्स का अलग से जो है कि ग्रुप बना दो। गर्ल्स का अलग से ग्रुप तो बना दें, लेकिन कैसे पता होगा वो गर्ल्स ही है? क्योंकि यहां पर असामाजिक तत्व भी तो आते हैं, वो भी कहेंगे हम भी गर्ल्स हैं, क्योंकि जो आईडी होती हैं अधिकांश तो फेक होती हैं, है ना। तो ये गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग नहीं हो सकता। टेलीग्राम चैनल है जहां पर कोई भी नहीं देख सकता है कौन जुड़ा है। तो सब लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और ये ग्रुप जो है कि आपका जो कंपटीशन है, गर्ल्स का सिर्फ गर्ल्स से कंपटीशन थोड़ी है, गर्ल्स का बॉयज से भी है।
तो बस आप इतना ध्यान रखो कि कोई आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन ना करे, बाकी गर्ल्स बॉयज का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक है, चल चल ठीक है। आवाज वगैरह साउंड वगैरह आ रही है सब ठीक है ना, साउंड वगैरह आ रहा है ना। चल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर लो, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। आइए तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि कुछ लोग तो इतने अधीर होते हैं, अधीर का मतलब जानते हैं कि उनके अंदर बेचैनी है कि गुरुजी वो वाला पॉइंट पहले बता दो जो हमने उस गुरुजी से सुना था। उनको लगता है कि गुरुजी ने वो वाली बात तो बताई नहीं। जैसे मान लो किसी टॉपिक पर आपको 10 फैक्ट पता है, तो आप हमेशा मेरी क्लास में वही 10 फैक्ट ढूंढते हो, जब तक वो क्लास नहीं मिल जाता तब तक कहता है गुरुजी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, जबकि हम जो पढ़ा रहे थे उसमें वो 10 फैक्ट भी आएगा और जो 90 नहीं जानते वो भी आने वाला है। लेकिन बेचैनी है, और ये बेचैनी अधिकारी के अंदर नहीं होती, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। आइए तो हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे देशांतर रेखा के विषय में। लेकिन जो देशांतर रेखाओं के विषय में हमारा जो डिस्कशन होगा उसको हम कई एंगल से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम इस डिस्कशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वह कैसे होता है। अच्छा, घूर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। एक स्टूडेंट ने मुझे सुझाव दिया था और हमारी टीम ने उनके कमेंट को भी दिखाया। हम सभी कमेंट देख रहे हैं, लेकिन मैं जितना सक्षम हूं उतना पूरी तरह से करूंगा। आप लोग पॉजिटिव कमेंट बताते रहो और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करते रहिए। तो उन्होंने कहा कि सर जो इंग्लिश कोई ऐसे हिंदी के शब्द जो आसानी से समझ में नहीं आते उसका आप इंग्लिश भी बता दिया करो। तो मैं बिल्कुल बता दूं। तो जैसे हम सबसे पहले पृथ्वी के घूर्णन को समझेंगे, और पृथ्वी के घूर्णन से हम समझेंगे कि किसी स्थान पर सूर्योदय कैसे होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त, अर्थात मॉर्निंग और इवनिंग का जो समय है वह किसी स्थान पर कैसे आता है। फिर यहां पर मैं डिस्कस करूंगा यह जो है आखिर ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब देखो देशांतर रेखाएं हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर ये देखो मैं आपसे बात करूंगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको जो है कि एक सबसे मानक विश्व के लिए मानक समय रेखा के रूप में, मानक समय रेखा के रूप में क्यों हम कंसीडर करते हैं। आखिर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह ग्रीनविच जो स्थान है कहां पर, लंदन में, वहीं से गुजरने वाली रेखा को क्यों माना गया है ये डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद मैं भारत के मानक समय रेखा पर, भारत के मानक समय रेखा पर बात करूं। ठीक है, अब देखिएगा इस टॉपिक से जो जुड़ी हुई आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी इसी में कवर हो जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने देशांतर रेखाओं के विषय में जाना है, पढ़ा है, तो आज बहुत कुछ आप सीख कर जाओगे, खासकर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के घूर्णन के विषय में। ठीक है, अब मान लो यह मेरा सूर्य है। ठीक है, यह मेरा सूर्य है। ठीक, और इस सूर्य से यह जो है कि क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अच्छा, अब जब सूर्य है तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी भी होगी, तो मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, और जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। अच्छा, अब जो है हमारी जो पृथ्वी है यह सूर्य के सामने है, लेकिन क्या पूरी पृथ्वी सूर्य के सामने है? सब लोग बताइएगा, क्या पूरी पृथ्वी सूर्य के सामने है या फिर सिर्फ यह वाला जो भाग है? ठीक है, यह वाला जो भाग है यह सूर्य के सामने है। ठीक,
इसको कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यह ग्लोब ले लिया, यह हमारी पृथ्वी, ठीक है, यह हमारी पृथ्वी, और यह हमारी जो पृथ्वी है यह क्या कर रही है, यह घूर्णन करती है। चलो एक सेकंड रुको, जो हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन करती है, घूर्णन करना। घूर्णन का मतलब होता है जब कोई चीज अपने अक्ष पर ही घूमे। जैसे आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू आप ऐसे फेंकते थे धागे से बांधकर, वो घूमने लगता था। या बहुत सी चीजों को कैसे आप जैसे कोई छड़ी लीजिए और ऐसे ऐसे करके उसको घुमा दीजिए, वो अपने अक्ष पर घूमने लगे, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, आपको पता है ये भी रोटेट करती है, ये घूमती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने में हमारी पृथ्वी को जो समय लगता है एक चक्कर लगाने घूमने में, एक पूरा सर्किल, वह लगता है 24 घंटे। इसका मतलब क्या है, यह जो स्थान मान लो ए है, ये स्थान, ये स्थान फिर से सूर्य के सामने कब आएगा, पूरे 24 घंटे बाद, है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कि भैया 24 घंटे का ही दिन रात होता है। एक बच्चा मुझसे बोला मैसेज करके कि गुरुजी मैं फर्स्ट रैंक ही चाहता हूं। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं हैं और जितना मैं सक्षम हूं मैं बिल्कुल मदद करूंगा। उसने कहा कि सर मैं 22 घंटे पढ़ सकता हूं। तो मैंने कहा कि 22 घंटे कैसे, तो कहा सर मैं 22 घंटे क्या, अगर आप कहोगे तो मैं 23 घंटे पढ़ सकता हूं। तो मैंने कहा आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। लेकिन फिर मैं सोच में डूब गया। मैंने कहा क्या मेरी जानकारी गलत है कि 24 घंटे ही होते हैं, या फिर उस बच्चे के लिए कुछ स्पेशल टाइम है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, उसके लिए भी 24 घंटे ही होता होगा। वो बस क्या हो चुका है, इस समय उत्साह में है, और उस उत्साह की वजह से वह 22-23 घंटे सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 15 दिन तक आप जो है कि 23-23 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद आप पढ़ने लायक ही नहीं बचेंगे। इसलिए पढ़ना इस तरह से है जिससे आपके हेल्थ पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। चल, तो हमने कहा हमारी जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अब देखो मैं यहां पर टॉर्च लगा दूं, जैसे एक कैमरा है, इस कैमरे से एक रोशनी निकलती रहे, तो यह जो स्थान है ये जब घूम के गया तो फिर दोबारा अगर ये पृथ्वी की ही स्पीड से घूमे तो दोबारा कितने देर बाद, 24 घंटे बाद ये स्थान फिर से बिल्कुल सामने आएगा। तो जो हमारा सूर्य है वो तो क्या है, फिक्स है, और हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और पूरा रोटेशन करने में पृथ्वी को कितनी देर का समय लगता है, 24 घंटे। अब जो हमारी पृथ्वी है चूंकि वो गोल है, तो हमारी पृथ्वी का जो एंगल है, मतलब कोण, देखिए कोई गोल चीज है ना, ये देखो ये कोई गोल है, वस्तु है, ग्लोब है, देख रहे हैं। अब यहां से यह वाला स्थान कितनी देर बाद आएगा, ये इसी पर पता चलेगा कि कोई स्थान इससे कितनी दूर तक। ये गोल चीज जो होती है, यह मतलब पृथ्वी ले लो या कोई गोल चीज लो, वो कितने एंगल का एंगल का होता है टोटल, वह होता है 360 डिग्री। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, यह स्थान यहां पर दोबारा कब आएगा, 24 घंटे बाद। और 24 घंटे क्यों आएगा, जब पूरी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी, राइट। तो हमारी जो पृथ्वी है वह क्या करती है, 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी देर में, पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है, 24 घंटे में। और जब ये 24 घंटे में लगा लेती है तो इसको अगर मैं भाग देकर कट करूं तो मुझे पता चलेगा कि एक घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वह 15 डिग्री घूम जाती है। अब इस 15 डिग्री का क्या मतलब हुआ, देखिए फिर से ये जो कैमरा है यहां से कोई लेजर लाइट निकले। अब ये देखो यहां पर लेजर लाइट पड़ रही है, और हमारी ये जो ग्लोब है, जो यह हमने ले रखा है, ये ग्लोब ये पृथ्वी की ही स्पीड से घूमे, तो यहां के बाद यह जो स्थान 1 घंटे में यह जो स्थान इसके सामने आएगा वह इस स्थान की तुलना में कितनी दूरी पर होगा, 15 डिग्री की
दूरी पर। इसको और आसान भाषा में हम कर दें तो देखिए, जैसे हम इस पृथ्वी को जब घुमाएंगे तो कोई स्थान यहां पर है और यहां पर सूर्योदय हो गया, ठीक है। तो सूर्योदय यहां पर हुआ है, लेकिन कोई स्थान इसके अगर दूसरी तरफ है या 15 डिग्री की दूरी पर है तो वहां पर क्या होगा, 15 डिग्री के बाद उस स्थान पर सूर्योदय होगा। इसको यहां पर देखिए, हमने कहा कि 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। अच्छा, तो अब एक घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 4 मिनट, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। अब इस घूमने को कैसे समझें, आप देखिए, हम कहते हैं कि आज 12 बजा, मान लो आपको कोई समय दे कि हम कल 12 बजे मिलते हैं और उसके पास एक फिक्स समय है कि वो 12 बजे ही आपसे मिल सकता है या मिल सकते हैं। अब आप किसी कारण से 12 बजे नहीं मिल पाए तो आपने माफी मांगा कि अपनी मजबूरी बताया आपने कि मैं नहीं मिल पाया 12 बजे आज, लेकिन मुझे समय दिया जाए, मैं आने को इच्छुक हूं और जान लगा दूंगा, लेकिन मैं 12 बजे कल जरूर आऊंगा। अब वो 12 कितनी देर में बजेगा, देखो, तो वह जो 12 बजने में कितने समय का लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। अब आपकी जो घड़ी है, किसी ने बोल दिया कि हम 12 बजे, ठीक है, मिल लीजिएगा, कल मिल लीजिएगा, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अब वो जो 24 घंटे है ना, आपको लगेंगे 24 साल के बराबर है, लेकिन वह 24 फिर से 12 कब बज जाएगा, अगले 24 घंटे में, ठीक है, होगा ना। तो जैसे मान लो आपको मिलना था आज ही 12 बजे और आप पहुंचे 12:05 पर, जिससे आप मिलना चाहते थे वह क्या हो चुका है, जा चुका है। अब आप वहां पर बैठे रहे, है ना, और उसने मैसेज कर दिया कि कल 12 बजे फिर से हम मिलेंगे। तो अब देखो, जब वहीं पर आप बैठे हो तो अब क्या होगा, एक एक घंटा आपका, वहीं से आप समय को काउंट करोगे, अरे अभी तो क्या बचा हुआ है, 23 घंटे 55 मिनट है, 23 घंटे 50 मिनट है, क्योंकि आपको पता है अभी तो शाम होगी, फिर रात होगी, फिर सुबह होगा और फिर कल का 12 बजेगा। ऐसा ही तो होता है बच्चों। तो अब इससे आई होप आप समझ पाए होंगे कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम पाती है और इसी के कारण तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। और 360 डिग्री घूमने का मतलब है कि जो स्थान अभी यहां पर है, ये फिर से अगले दिन जब यहां पर आएगा तो कितने घंटे का अंतर हो चुका होगा, 24 घंटे का, ठीक है। जैसे मैं अभी सामने खड़ा हूं और यहां से लाइट निकले मेरे माथे पर पड़े, समझना, और मैं क्या करूं, अब पृथ्वी की स्पीड से घूमने लगूं, तो पृथ्वी की स्पीड से घूमूंगा तो मुझे 24 घंटे में घूमकर फिर से मैं यहां पर आ जाऊंगा और यहां से लेजर लाइट यहां पर गिरेगी। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर हो गया, ठीक है। श्रीपाल कश्यप जी, सर आप मेरे से बात कर सकते हैं क्लास के बाद, हाँ हाँ ठीक है। श्रीपाल कश्यप जी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा। यहां तक क्लियर, अब देखो, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि भैया कि हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, 24 घंटे में पूरा घूम जाती है। लेकिन एक एक डिग्री अगर हम देखें कि 1 डिग्री घूमने में कितना देर का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। अब इस चीज को ऐसे समझिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ये छोड़िए, उसको भी रहने ही देते, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं, फिर से एक सूर्य बनाइए, फिर से एक सूर्य, और यहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, यहां से प्रकाश निकल रहा है। और फिर अब क्या कीजिए, इस तरह से एक रेखा ऐसे खींचिए, एक रेखा ऐसे खींचिए, एक रेखा ऐसे खींचिए, ठीक है, समझिएगा। यहां पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ये दिक्कत हो रहा है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, हम कोई बात नहीं, छोटा बना लेते हैं ना। ये यहां पर ले लीजिए और यहां पर ले लीजिए, ठीक। अब देखिए, मैं ये कहूं कि यह जो स्थान है, यह जो स्थान है, ये सबसे पूरब की ओर है, तो यहां पर जो सूर्योदय है,
यहां पर क्या हो गया, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया। और सूर्योदय हो गया, यहां पर क्या बज गए, 6 बज गए। समझना, यहां पर सूर्योदय हो गया, 6 बज गए। अब कोई स्थान यहां से इधर की ओर है तो क्या होगा, अब जो स्थान जितने ही डिग्री क्या होगा, इसके पश्चिम और पूरब होगा, उसी के अनुसार उस पे क्या होगा, सूर्योदय अलग अलग टाइम पर होगा। सूर्योदय कैसे होता है, जैसे यह वाला जो स्थान है, यह देखो, यह जो स्थान है, यहां पर सूर्योदय कब होगा, जब सूर्य की पहली किरण यहां पर पड़ी, और सूर्य की पहली किरण पड़ते पड़ते फिर यहां पर क्या हो जाएगा, दोपहर होगा, शाम होगा, है ना, रात होगा, फिर से सूर्योदय होगा। और इस पूरे प्रोसेस में कितनी देर का समय लगेगा, इस पूरे प्रोसेस में समय लगेगा पूरे 24 घंटे का। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, यहां पर आइए। तो हमने ये देख लिया, जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये क्या करती है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। और एक चक्कर लगाने में जो स्थान समझिएगा, जो स्थान सूर्य के सामने होता है, सूर्य के सामने जब तक रहता है, तो जब तक सूर्य के सामने होगा तब तक वहां पर सूर्योदय होगा। सूर्योदय के बाद फिर दोपहर होगा, और दोपहर के बाद फिर क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। और सूर्यास्त के बाद क्या होगा, वह भाग अब अंधेरे में आ जाएगा, अर्थात सूर्य की किरणें उस तक नहीं पहुंच रही होंगी। यही होता है, सूर्य की किरणें अब उस तक नहीं पहुंच रही होती। तो हमने यह देख लिया कि 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जा रही है, और 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जा रही है, और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी हमारी घूम जा रही। यहां तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो अब मैं आपको बताता हूं कि देशांतर रेखाओं का अब जाल क्या है। अब देशांतर रेखाओं को जब आप समझेंगे तो आपके लिए जो जर्नी है आसान हो जाएगी। अब चूंकि हम पूरा जो देशांतर रेखाओं का कैलकुलेशन है, जो यूज है, जो प्रयोग है, वो समय के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इसलिए मैं अब आपको देशांतर रेखाएं बताने जा रहा हूं। अब देखिए, ये रही हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर हम उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने के लिए एक रेखा खींच दें, तो हम उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए एक जो सीधी रेखा खींच देते हैं, यह क्या हो गई, एक देशांतर। अब इसी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए हम जब रेखाएं खींचते चले जाते हैं तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। जैसे हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में अक्षांश रेखाएं खींची थी, ठीक इसी तरह से यहां पर भी हम जब इस तरह रेखाएं खींचते हैं तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इसका मतलब यह है, जो देशांतर रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव को मिलाकर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींचे जाने वाली रेखाएं हैं। अब देखो, चूंकि हमारी पृथ्वी अभी भी तो गोल है, जैसे अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में थी, तो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में हमने क्या देखा था कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, यह इक्वेटर है, इसके समानांतर हमने रेखाएं खींच ली। और हम कितनी रेखाएं खींच रहे थे, इधर की ओर 90 रेखाएं, और इधर की ओर भी हम लोगों ने कितनी रेखाएं खींची थी, 90 रेखाएं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारी पृथ्वी है, इस पे अगर हम रेखा खींचने का प्रयास करें तो हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। यहां पर रेखाएं हम जो टोटल रेखाएं खींच सकते हैं वह 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी, 360 रेखाएं हम खींच सकते हैं। 360 रेखाएं हम खींच सकते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो गोल है वो 360 डिग्री का है। तो एक एक डिग्री के अंतर पर अब अगर हम रेखाएं खींचें तो 360 डिग्री रेखाएं हम खींच सकते हैं। अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं, पहले इनको, इसमें एक चीज और देख लीजिए। यह जो रेखा है ना, यह जो मुख्य रेखा है, यह जो मुख्य रेखा है, यह मुख्य रेखा एक तरफ से खींची गई है, लेकिन यह अपने आप में एक वृत्त का निर्माण नहीं करेगी। जैसे यह जो रेखा है, यह अक्षांश रेखा, ये जो मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है, यह
कोई भी रेखा है, ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा, तो हमने बताया था कि 30 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे एक वृत्त का निर्माण करेगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यह जो देशांतर रेखाएं हैं यहां तक आएंगी, इधर तक आएंगी, और इसके पीछे की देखिए, एक सेकेंड, यहां पर मेरे पास हो सकता है इमेज हो, हाँ यहां पर देख लीजिए, ये देखिए हमने यहां पर दिखाया हुआ, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक रेखा हमने ऐसे इसको मिलाते हुए ऐसी रेखाएं हमने खींच रखी, ये हमने रेखाएं खींच रखी, एक सेकेंड दीजिए, ये देखिए हमने यहां पर ये रेखाएं खींच रखी, ठीक, ये हमने रेखाएं खींच, और इन सब रेखाओं को आप देख रहे होंगे यह यहां से स्टार्ट हो रही हैं, यहां पर जाकर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन इसके अपोजिट में दूसरी रेखाएं होंगी। जैसे ये जो 0 डिग्री रेखा है ये यहां से यहां तक आएगी, इसकी जो अपोजिट वाली रेखा है उसका कुछ और वैल्यू होगा, उसका कुछ और वैल्यू। अब आप कहते हो जैसे इधर आप जा रहे थे सीधे सीधे, समझिएगा, आप सीधे सीधे जा रहे थे, आपसे कोई कहे 180 डिग्री और घूम जाओ, 100, आप सीधे सीधे जा रहे हो और आपको अनाउंसमेंट हो कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो तुरंत 180 डिग्री घूम जाइए। इसका मतलब पता है क्या है कि आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से यह अगर 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है तो इसके अपोजिट वाली जो रेखा है वह 180 डिग्री की होगी, क्योंकि टोटल जो वैल्यू है इस पूरे ग्लोब का वह कितना है, 360 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची गई है, इसके अपोजिट में 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं होगी बल्कि 180 डिग्री होगी, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपनी जान बचाना चाहते हो, 180 डिग्री तुरंत घूम जाओ, आप क्या हो जाओगे, बैक हो जाओगे, है ना, बैक हो जाओगे। जैसे यू टर्न लेकर हम 180 डिग्री क्या होते हैं, ऐसे जा रहे थे, यू टर्न लिया 180 डिग्री, अब उसी तरफ से वापस लौट जाते, ठीक इसी तरह से। इसका मतलब यह होता है कि इधर से आप इधर की ओर जब जाएंगे तो यहां पर क्या की गई होंगी, कुछ रेखाएं खींची गई होंगी। इधर किससे इधर की ओर जाएंगे तो यहां से एक रेखाएं खींची, और इधर से इधर कितनी रेखाएं खींची गई होंगी, 180। इधर भी कितनी रेखाएं खींची गई होंगी, 180, और 180 और 180 मिलकर क्या होगा, 360 रेखाएं टोटल हमारी हो जाएंगी। लेकिन यह जो 180, अब देखो इधर से अगर मैं ऐसे घूमकर जाऊं, पृथ्वी का चक्कर लगा के आऊं, तो इसके जब यहां पर आऊंगा, ये इसका जस्ट अपोजिट वाला पर, और इधर से आऊं तो भी मैं यहीं पर आऊंगा, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह क्या होगी, एक ही रेखा होगी। अर्थात इधर से जब मैं जाऊंगा तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और अच्छा पूर्वी क्यों कह रहे हैं, देखो जैसे हमने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में समझा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, इसको हम साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक इसी तरह से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाले भाग को पूर्वी और इधर वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। और अगर हम पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री जाएं और पश्चिमी गोलार्ध में हम 180 डिग्री जाएं तो दरअसल यही वह वैल्यू है जहां पर हम पहुंचेंगे। इसको हम कैसे समझें, मान लो यहां पर एक चौराहा है और आपने कहा किसी व्यक्ति से, भैया तुम इस एक गली से घूमकर यहां पर आना। सेम आपने उधर से कहा किसी व्यक्ति से, तुम घूम के यहां पर, दोनों मिल एक ही जगह है, पॉइंट एक ही है, बस वह अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक इसी तरह से यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह जब आप यहां से पूरब की ओर 180 डिग्री जाएंगे, आप यहां पर आ जाएंगे। इस रेखा से पश्चिम की ओर 180 डिग्री जाएंगे, आप यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो 180 डिग्री ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं जो आपको यहां पर समझा रहा था कहां गया, एक, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भैया जो देशांतर रेखाएं हैं, यहां पर है, जो देशांतर रेखाएं हैं वह उत्तर
वह क्या है, उत्तर दक्षिण खींची गई है। और उत्तर दक्षिण खींचते समय वह क्या कर रही हैं, उत्तरी गोलार्ध को किससे मिला रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध से। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाकर खींची जा रही, यही हमने देखा। और ये जो जितनी यह देशांतर रेखाएं हैं, इनको हम कितनी कितनी दूरी पर खींच रहे हैं, 1-1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर। और इसी के कारण एक हम क्या करेंगे, एक कोई रेखा मानेंगे जो कि जिसके आधार पर, चूंकि पृथ्वी गोल है, अब प्रश्न आएगा किस रेखा को हम मुख्य माने, तो अभी हम बताएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कि क्यों वहीं से गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आगे मैं बताऊंगा क्यों उसी रेखा को माना गया। तो 1-1 डिग्री देशांतर पर अगर हम देखें तो मान लो यह है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इससे पश्चिम की ओर 180 डिग्री और इसके पूरब की ओर 180 डिग्री हम रेखा यहां पर खींच सकते हैं। जो हमने देशांतर रेखाओं को देखा, चूंकि यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यहां पर नॉर्थ पोल को यह क्या कर रही हैं, साउथ पोल से जोड़ रही हैं। ऐसे में क्या होगा कि यहां पर देखिए, एक सेकेंड, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देख रहे होंगे तो सभी जो देशांतर रेखाएं आकर क्या हो जाती हैं, यहां पर मिल जाती हैं। इसका मतलब है कि जब यह इक्वेटर के पास आप देखेंगे तो इनके बीच की दूरी ज्यादा, यहां पर दूरी कम, यहां पर दूरी और कम, यहां पर और कम, और यहां पर तो सभी देशांतर रेखाएं क्या हो रही हैं, मिल जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है वह सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको विषुवत रेखा के पास, भूमध्य रेखा पर आपको सर्वाधिक दूरी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाएंगे, इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न आएगा कि इनके बीच की दूरी कितनी होती, तो जैसे हमने कहा विषुवत रेखा पर इसकी दूरी देखें तो 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो कहना भैया विषुवत रेखा पे तो इतना होता है, लेकिन विषुवत रेखा से जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने सुबह देखा था समांतर रेखाएं नहीं है, जिस तरह से हमने अक्षांश को देखा था, कभी भी कोई अक्षांश अपनी सीमा को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी अक्षांश रेखा के करीब नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की ओर या हम जो है कि ध्रुव की ओर जाएंगे, दो देशांतर रेखाएं एक दूसरे के करीब आती चली जा रही हैं। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है, सब लोग बता दीजिए क्लियर है ना। सब लोग बताइए क्लियर है ना। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हमने क्या बताया था, कटिबंध। वहीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को या बीच के भाग को क्या बोलते हैं, गोरे, इंग्लिश में GORE, इसको क्या बोला जाता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच को भाग को बोला जाता है गोरे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यह जो देशांतर रेखाएं हैं इसमें हमने क्या किया है, ग्रीनविच जो कहां पर है, लंदन, वहां से गुजरने वाले देशांतर को हमने क्या किया है, प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया, अर्थात मेन रेखा माना। वो कहां पर है, यहां पर देखिए। अब देखिए,
ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब प्रश्न ये आएगा कि जब हमारी पृथ्वी ऐसी है ना, तो यहां पर जितनी भी रेखाएं हैं ऐसे खींची गई हैं, तो इन रेखाओं में से किसको मुख्य रेखा माना जाए, किसको मुख्य रेखा माना जाए? तो यहां पर देख रहे, यहां से जो रेखा गुजर रही थी, और कहां से, ये है लंदन, और देखो यहां पर लिखा हुआ लंदन, और लंदन के पास ही देखो यहीं पर ये जो रेखा गुजर रही है, इसी पर एक स्थान है ग्रीनविच, देख पा रहे हो? इसको देखने के लिए ये देखो यूरोप, और यूरोप से इधर की ओर आइए, ये मिल जाएगा आपको कौन सा, यूके, है ना, ब्रिटेन जिसको आप बोल देते हो। अब यहीं पर देखो ये रहा लंदन, और लंदन के पास ही एक स्थान है ग्रीनविच, ठीक है, लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनविच, यहीं से ये रेखा गुजर रही थी। तो जो रेखा यहां से गुजर रही थी, इसी को 0 डिग्री देशांतर कह दिया गया। अब प्रश्न आएगा कि आखिर इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा क्यों कहा गया, उसका कारण क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इसका जो निर्धारण है वह ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को ही क्यों कहा गया? जैसे मेरा पॉइंट ये है कि देखो यहां से एक रेखा, ये देख सकते हो, ऐसे गुजर रही, तो क्यों नहीं इस रेखा को कह दिया गया, क्यों नहीं इस रेखा को, क्यों नहीं इस रेखा को, और क्यों नहीं हमारे देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा को? क्योंकि देशांतर रेखाएं तो हम देख रहे हैं एक जाल के रूप में है, देशांतर रेखा, तो आखिर हमने इसी को 0 डिग्री क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कह दिया, इसको क्यों नहीं कह दिया? इसके पीछे को कुछ कारण होगा ना, तो वही देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा क्यों कहा गया, और इसके पीछे क्या जो है कि कारण है, उसको देख लीजिए। अब इस कारण को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। समय है 1675, और 1675 में कौन सा हमें देश देखना है, वो है इंग्लैंड। आपको पता है कि हमारे यहां पर 1675 में देखेंगे तो क्या होगा, मुगल काल देखेगा, और यूरोप में क्या हो चुका है, जो है कि पुनर्जागरण हो चुका है। पुनर्जागरण का मतलब है कि वहां पर अगर आप देखेंगे तो यह 17वीं शताब्दी, 1675 मतलब 17वीं शताब्दी, 1601 से लेकर 1699 का अंत तक का जो समय है वह किस में आएगा, 17वीं शताब्दी में। अब देखो यहां पर इंग्लैंड में, यूरोप में क्या हो चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है, और पुनर्जागरण के साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर मशीनों का विकास होने लगा था, यहां पर मशीनों का विकास हो रहा है। मशीनों के विकास के साथ साथ यहां पर विज्ञान का विकास होने लगा था, विज्ञान का विकास। अब देखो मशीनों का विकास और विज्ञान का ही वह विकास था जिसने क्या किया, यूरोप में औद्योगिक क्रांति को लाया। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये औद्योगिक क्रांतियों का संबंध देशांतर रेखा से क्या है? समझो, चीजें जुड़ेंगे तभी तो आप समझ पाओगे। तो यहां पर यूरोप में पुनर्जागरण क्यों, पुनर्ज कैसे जागते हैं? जैसे आप कभी बहुत अच्छे से पढ़ते थे, फिर आपको किसी ने नेगेटिव फील करवा दिया, आपसे कहा कि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते अगर आपके पास 2 लाख रुपए नहीं। फिर आपने हमारी क्लास देखा और कहा अरे फ्री में कुछ सब्जेक्ट होने जा रहे हैं, यहां पर तो सुनील सर जो पढ़ा रहे हैं वो फ्री की क्लास का हिस्सा है। अब आपने कहा कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने आप, तो आप पुनः क्या करने लगे, मेहनत करने लगे, इसको पुनर्जागरण करना, पुनः अभ्यास करना। ठीक इसी तरह से यूरोप में एक वैज्ञानिक काल आया था, लेकिन फिर से वहां के लोग जो है कि धार्मिक चीजों में बहुत उलझ गए और बाकी चीजें दब गई थी। लेकिन यहां अब इस समय तक आते आते यूरोप में क्या हो चुका है, मशीनों का विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में 1675 में इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। ठीक, ये क्या थे, इंग्लैंड के राजा थे। इंग्लैंड के ये जो राजा थे, इनकी जो रुचि थी वह नक्षत्र में ज्यादा थी। जैसे एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी आपने सुना होगा ना,
जो जिसमें क्या होता है कि भाई ये सूर्य कैसे सूर्य कहाँ पर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, उपग्रह कहाँ पर है, कैसे ये रोटेट होते हैं, कैसे ये नक्षत्र बदलते हैं। तो चार्ल्स की जो रुचि थी वो नक्षत्र के क्षेत्र में थी, और इनकी जब रुचि थी एस्ट्रोनॉमिक, नक्षत्र का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, इनकी इसमें रुचि थी। तो यह चाहते थे कि हमारे यहां पर क्या हो, नक्षत्र का काफी जो है कि जानकारी बढ़े। तो इसी के कारण यहां पर एक रॉयल, कहां पर, इंग्लैंड की बात बता रहा हूं, लंदन के पास रॉयल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई। देखो ज्यादा कैसे इसको समझो, हमारे पास आपको पता है हमारे यहां पर जो है कि राजा जयसिंह हुए। राजा जयसिंह ने जो है कि क्या बनवाया था, जंतर मंतर, याद है आपको? दिल्ली में भी है जंतर मंतर, उज्जैन में भी है, कहीं और भी है, कुछ और स्थानों पर, मथुरा में भी है, कहीं और भी है। अब आप उन चारों, तो वो लोग क्या चाहते थे कि नक्षत्र के विषय में हमारी जानकारी बढ़े। तो जैसे हमारे यहाँ पर राजा जय सिंह ने यह जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ठीक इसी तरह से चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, जो है कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी नाम का एक स्थान जो है कि वहां पर रिसर्च स्टेशन, जहां से हम ग्रहों को देख सकें, जो है कि आसमान को देख सकें, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें, रिसर्च हो सके, ऐसी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ना कि इन्होंने स्थापना करवाई। और यह जो स्थापना करवाया गया, यह लंदन के पास जो एक स्थान था खाली पड़ा हुआ था ग्रीनविच। और इस ग्रीनविच को ही इस ऑब्जर्वेटरी के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि ये सरकारी जमीन थी, राजा की ही थी और खाली पड़ी हुई थी, और यहां पर मौसम बहुत साफ रहता था। तो इन्होंने कहा कि यहीं पर एक ऑब्जर्वेटरी, एक जो है कि रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है कि मौसम काफी साफ रहता है। आप खुद समझो, आसमान का देखने के लिए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो यहीं पर क्या किया गया, ऑब्जर्वेटरी बनाई। धीरे धीरे यहां पर क्या हुआ, चूंकि देखिए सभी की रुचि, आप ही को आज पता चल जाए कि भैया आसमान साफ है, कुछ ग्रह दिख रहे हैं, कुछ तारे दिख रहे हैं, तो आज तो हमारी काफी जानकारी हो गई है, स्टार्टिंग में नहीं थी। तो लोग जो है कि धीरे धीरे यहां पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे, और यह स्थान क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। और लोग अब पूरे यूरोप से यहां पर आते थे नक्षत्रों को देखने, ग्रहों को देखने, यहां पर दूरबीन लगा दी गई, और ये सब चीजें इस रूप में चलती रही। धीरे धीरे क्या होता है, 1870 का समय आगे बढ़ता गया। अच्छा एक चीज और देखिए, आपको पता है कि यह जो समय है, इसी समय तो जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए बनी थी, लेकिन आ गए हमारे यहां पे भी कई अन्य देशों में एक कंपनी गई, और इसने क्या किया, उपनिवेश स्थापित कर लिए। याद है ना अंग्रेज कैसे आए थे भारत में। तो अब देखो क्या है कि ये जो समय आगे बढ़ता है, इस काल में ब्रिटेन क्या करता है, अलग अलग देशों में ब्रिटेन अलग अलग क्षेत्र में क्या करता है, उपनिवेश बनाता है। अब इस सभी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। वो क्या करता है, उपनिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी बनाता है। जैसे भारत पर भी उन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया, श्रीलंका पर भी कर लिया, इंडोनेशिया पर भी कर लिया, सब पर वो करते गए। अब अंग्रेजों को क्या हो रहा था कि यह अपना व्यापार कर रहे थे, और खूब इन्होंने व्यापार किया। स्टार्टिंग में तो व्यापार करने ही निकले थे। अब इनको जो है, ये जब व्यापार कर रहे थे, तो समय का निर्धारण कैसे किया जाए, ये बड़ा कठिन हो रहा था। मतलब कि अब समझो, जब आपने सुना होगा कि कहावत कही जाती थी कि अंग्रेजों के यहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। क्योंकि इन पूरी पृथ्वी पर किसी न किसी हिस्से पर इनका क्या था, कोई ना कोई उपनिवेश था, और वहां पर सुबह हो रही होती थी। जैसे मान लो ब्रिटेन में क्या हो गया, जब रात है तो इंडिया में क्या हो रहा होगा, सुबह हो रही होगी, है ना। या फिर दूसरे कोई देश और पूरब में जो होगा, वहां पर जो है कि दिन हो रहा होगा। तो किसी न किसी हिस्से पर दिन रहता ही था। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। अब इनको समय का निर्धारण करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मान लो एक व्यक्ति भारत में बैठा हुआ है,
और वह जो है कि इंग्लैंड के व्यक्ति से संपर्क करे। तो भारत में मान लो अभी सुबह हुई थी, 7 बजा था, उसने फोन किया। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, रात बज रहा है। तो उस इंग्लैंड में बैठा हुआ जो अंग्रेज था वो नाराज हो गया, तुमने रात को फोन कर दिया, क्या नहीं हमारे यहां तो सुबह हो गया। तो फिर ये हुआ कि आखिर कैसे किया जाए, व्यापार कैसे किया जाए, वार्तालाप कैसे किया जाए, समय का निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसके लिए जरूरी हुआ कि भाई ये जो पृथ्वी घूम रही है, घूमती हुई पृथ्वी पर हम क्या करते हैं, देशांतर। चूंकि हम लोगों को, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूव किया कि हमारी जो पृथ्वी है वह 24 घंटे में क्या होती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक किसी स्थान को एक आधार मान लो और उसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाए। और चूंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था तो व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने लगा, यूरोप के लोग अलग अलग क्षेत्रों में सामान बेचने लगे, है ना। और इसी के कारण एक बैठक होती है 1870 में, 1870 में जो है कि एक बैठक हुई। और यह जो बैठक हुई इसमें यह कहा गया कि कोई एक देशांतर को, किसी देशांतर को एक प्रमुख देशांतर मान लिया जाए और उसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाए। और 1870 तक आप देखेंगे तो अंग्रेज क्या है, काफी शक्तिशाली, अंग्रेज क्या है, काफी शक्तिशाली। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहां पर जो स्थान है ग्रीनविच, यहां से जो रेखा गुजर रही है उसी को क्या करो, उसी को मेन रेखा मान लो, उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानो और हमारे अनुसार ही समय को क्या करो, सेट करो। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग ग्रीनविच को लेकर क्या होने लगे, इस पर सहमति बनने लगी और धीरे धीरे ये जो सहमति है आगे बढ़ती चली गई। और जब सहमति आगे बढ़ती चली गई फिर एक सहमति, एक बैठक और हुई और वह हुई लगभग 1894 में। और फिर ये डिसाइड कर दिया गया कि ठीक है, चूंकि जो ग्रीनविच स्थान है, चूंकि अंग्रेजों की चलती थी, उन्होंने जो कह दिया सबको मानना होता था, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहां से जो एक रेखा गुजर रही है उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लो। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से देखो ये जो रेखा गुजर रही है, यहां से यह जो रेखा, ये देख ली लंदन से होकर जा रही, यहां से जो रेखा गुजर रही है इसी को हमने क्या कर लिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि देखो इसके इधर का जो भाग है यह पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, इसके इधर का जो भाग है वह क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। और इस तरह से इस रेखा के पैरेलल इधर की ओर यह जो है कि क्या है, इन्होंने रेखाएं खींच दी। कितनी रेखाएं खींच दी, टोटल खींचनी थी 360, तो 180 इन्होंने पूर्व की ओर, 180 पश्चिम की ओर खींच दी। और इस तरह से ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सभी रेखाएं क्या हो गई, डिसाइड हो गई। ये देखिए इधर से क्या हुआ, इधर की ओर आए, इसके अपोजिट जब आए, देखो 90 तक यहां पर हो गया, इसके पीछे आओगे तो 180, फिर यहां तक 90 और फिर इसके पीछे आओगे तो 180। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, देशांतर रेखाएं खींच दिया। अब देशांतर रेखाएं जब खींच दिया गया तो यह जो रेखा है जो कि कहां से, ग्रीनविच लंदन से गुजर रही है, इसी को एक जो है कि समय निर्धारण का, पूरे विश्व में समय निर्धारण का इसको एक रेखा मान लिया। यह कहा गया, समझिएगा, यह कहा गया कि भाई जब अब कहीं पर भी जब समय का निर्धारण कितना होगा पूरे विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आधार माना जाएगा। अर्थात पूरे विश्व के लिए दोपहर कब होगा, जब इस पे दोपहर हो। पूरे विश्व के लिए सुबह कब होगा, जब इसका हो। अर्थात जो तिथि बदलेगी, देखो चूंकि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, 24 घंटे में घूम जा रही है, तो तिथि कब चेंज होगी, यहां पर रात हो जाए तब, यहां पर रात हो जाए, यहां पर रात कब। तो इन्होंने कहा कि जब हमारे यहां पर रात चेंज हो जाएगी तब क्या होगी, तिथि चेंज होगी। इस तरह की, अर्थात समय के निर्धारण के लिए इन्होंने जो है कि एक जाल बुना और उस जाल में देशांतर रेखाओं का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसको समझिए, यहां पर देखिए, मान लो यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यह जो है स्थान है 180 डिग्री जो है कि पूर्वी देशांतर रेखा, और यह है 180 डिग्री जो है कि पश्चिमी देशांतर रेखा। अब देखना सूर्य कहां पर है,
सूर्य पूरब की ओर है। और यह हमने पूरी ग्लोब को, जैसे हमारा ये पृथ्वी थी, अब इसको हमने क्या किया, जैसे अब इस पे तो हम नहीं दिखा सकते ना कि कहां पर जो है कि 0 डिग्री है, और चूंकि 3D तो है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया कि जो यह रेखा है, ये देखो हमने क्या किया, एक पूरा विश्व का मैप बना लिया। ग्लोब को क्या किया, हम ग्लोब को जब फैला देंगे तो वर्ल्ड का मैप बन गया। और देखो वर्ल्ड का मैप बन गया, ये रहा आपका एक 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यहां पर क्या हुआ, ये रहा आपका 180 डिग्री पूर्वी है ना देशांतर, और ये रहा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यह 180, यह 100, जब इसको फोल्ड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वही चीज यहां पर। अब एक चीज समझना, यहां पर समझना, अगर यहां पर मैं कहूं कि यहां पर कोई समय है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, इस सबसे पूरब में 180 पूर्वी, इसका मतलब है इससे पूरब में कोई दूसरा स्थान नहीं। तो यहां पर क्या है, 180 डिग्री पर जब क्या हुआ, इस सबसे पूरब में, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले सूर्योदय होगा। समझिएगा, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले सूर्योदय हो, तो यहां पर क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। अब जब यहां पर सूर्योदय हुआ है और ये कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर, तो यहां पर सूर्योदय कब होगा, कब होगा, डिफरेंस कितने का है, 180 और 0 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां पर आएंगे तो सबसे पहले हमें 165 डिग्री देशांतर, 165 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15-15 डिग्री घटाते जाइए, 15-15 डिग्री घटाते जाइए, और 15-15 डिग्री जब घटाते जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 180 डिग्री पूरब में है ना। अच्छा, तो हमने अभी आपको बताया था कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, और यहां पर कितने हैं, जो है कि कितने डिग्री है, 180। अब देखो 180 डिग्री को आप क्या करो, 15 से भाग दे दो, तो कितना आएगा, 12 घंटे का डिफरेंस, 12 घंटे का डिफरेंस आए। अर्थात यहां पर 180 डिग्री पर जब सूर्योदय हो चुका है, तो 0 डिग्री पर सूर्योदय कितनी देर बाद होगा, 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद। और अगर आपसे कोई पूछ ले 180 डिग्री पर जब सूर्योदय हो चुका है, तो यहां पर सूर्योदय कब होगा, कोई स्थान अगर एकदम पश्चिम में, और एकदम पश्चिम मतलब 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, तो आप कहना इस स्थान की तुलना में यहां पर पूरा अब क्या है, लगभग 24 घंटे बाद क्या होगा, यहां पर होगा। तो देखो सबसे पहले यहां सूर्योदय, क्योंकि पूरब में है ना, और हमारी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो जो स्थान पूरब में है सबसे पहले सूर्योदय वहां पर हो गया, और जो स्थान जितना ही पश्चिम में होगा वहां पर क्या होगा, सूर्योदय बाद। तो सबसे पहले यहां पर सूर्योदय हो गया, उसके 12 घंटे बाद यहां पर सूर्योदय, और जब यहां पर सूर्योदय होगा उसके 12 घंटे बाद यहां सूर्योदय है कि नहीं, इसके जब यहां पर सूर्योदय होगा उसके 12 घंटे बाद यहां पर सूर्योदय होगा, क्योंकि इस तरह से क्या है, 15-15 डिग्री के देशांतर पर हम रेखाएं खींचेंगे तो 12 रेखाएं खींच जाएंगी, और 15 डिग्री के ही अंतर पर, क्यों, क्योंकि वह 1 घंटे के समय को बताती। क्या समझ पाए कि नहीं, प्लीज बताइए, यहां तक समझ पाए कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो इनको नाम दे देते हैं। यह 180 पूर्वी देशांतर पर जो समय, यह है ए, ये है स्थान बी, और ये है स्थान सी। तो अगर समझना यहां पर जब सूर्योदय हुआ है तो बी पर कितना सूर्योदय कब होगा, पूरे 12 घंटे, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, तो 180 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा, तो टोटल 12 घंटे। दूसरा, अगर आपसे मैं पूछ लूं यहां पर सूर्योदय नहीं, यहां पर हो गया है दोपहर, यहां पर दोपहर हो गया, तो ये स्थान पर जो दोपहर हुआ है, तो बी स्थान पर दोपहर कब होगा, कह देना सीधे पूरे 12 घंटे बाद। अब इसी तरह से जब यहां पर मान लो बी स्थान पर सूर्योदय हो गया, तो उसके कितने देर बाद सी स्थान पर सूर्योदय होगा, फिर से डिफरेंस कितना है, 180, कह देना 112 घंटे बाद पूरा। फिर से अगर मैं यहां पे कह दूं बी स्थान पर दोपहर हो गया है, यह सी स्थान पर दोपहर कब होगा, तो पूरे 12 घंटे का अंतर। क्या हम इस चीज को समझ पाए, क्या हम इस चीज को समझ पाए।
सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। देखो एक बार मैं फिर से, आप जिन लोगों ने समझ लिया है अपने कॉन्सेप्ट को चेक करो। यहां पर फिर से मैं बताता हूं। देखो यह सूर्य है, यह सूर्य है और इससे ऐसी किरणें निकल रही हैं, ठीक। और यहां पर मैं पृथ्वी बना लेता हूं, यहां पर मैंने ये पृथ्वी बना ली। अब एक चीज समझो, पृथ्वी का यही तो भाग क्या है जो सामने है। यहां पर क्या होगा, रोशनी मिलेगी। इसके जो, इसको इस रूप में समझिए। देखो अभी मेरे पास, देखो यहां पर समझ लो, ये है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको लेजर लाइट ऐसे दे रहा है, ये लाइट निकल रही है। अब लाइट इसके सामने जो भाग है इसी पर तो पड़ेगी। अब ये जो इसके सामने पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा। लेकिन जब यही स्थान क्या हो जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, तो क्या इसको अब सूर्य की किरणें मिल रही हैं? सूर्य तो यहीं पर है, फिक्स है। इसको लाइट मिल रही नहीं मिल रही। अब इस भाग को मिल रही जो सामने आ गया, और जिसको अभी मिल रही तो इधर चला गया। तो धीरे धीरे इधर क्या होगा, ये अपोजिट आ जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, पीछे, जैसे जैसे पीछे आएगा रात हो जाएगा। और फिर से ये जब घूम कर, देखो फिर से घूम कर जब ये क्या हो गया, फिर से यहां सामने आ गया, फिर से सामने आ गया, तो फिर से क्या होगा, इसको लाइट मिलेगी। और ये कितनी देर में होगा, ये पूरा जो सर्कल होगा, एक स्थान मान लो ये यहां पर है, ये दोबारा 24 घंटे में घूमकर यहां पर आएगा। अर्थात एक सूर्योदय हुआ, फिर अगली सुबह जो सूर्योदय होगा उसमें 24 घंटे का अंतर होगा। अब देखो यहां पर सूर्योदय अभी हो गया, लेकिन क्या यहां पर सूर्योदय अभी होगा जो इसके पश्चिम? नहीं, जब ये पश्चिम वाला भाग घूमकर यहां पर आ गया इसके सामने, तब सूर्योदय। ठीक इसके पश्चिम में कोई भाग है, तो जब ये घूम कर आएगा तब यहां पर सूर्योदय। ठीक इसी तरह से हम अगर देखें तो चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे में जो स्थान सबसे पूरब में होगा वहां पर सूर्योदय सबसे पहले। जो स्थान जितना ही पश्चिम में होगा वहां पर उतना ही सूर्योदय बाद। तो मान लो यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इस तरह से है। अगर मैं सीधी रेखाएं खींच रहा हूं, ये देखो देशांतर रेखाएं वैसे तो मिलती हैं, लेकिन मैं सीधी रेखाएं खींच रहा हूं। अब मान लो यहां पर कोई स्थान है, सूर्योदय यहां पर हुआ, उसके बाद यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर इसके बाद इधर पश्चिम वाले स्थानों का नंबर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि देखो इसी सूर्य को यहां पर ले लो, ये ले लो सूर्य, ठीक, और ये ले लो आप सबसे पूर्वी स्थान। तो सबसे पूरब की ओर हम 180 डिग्री ही जा सकते हैं, क्योंकि टोटल पृथ्वी की जो पूरा गोला है वो कितने का, 360 डिग्री का। तो 180 डिग्री ये पूर्वी होगी, ठीक है। यहां पर ऐसे स्थान बना लो, ठीक। और एक स्थान ये ले लो यहां पर 0 डिग्री, और एक स्थान ऐसे ले लो 180 डिग्री। अब देखो जो स्थान यहां पर है, यहां पर सूर्योदय हुआ, मान लो ये स्थान ए, यहां पर सूर्योदय हो गया। अब इसके बाद 15 डिग्री के अंतर पर स्थान बी है, यहां पर सूर्योदय कब होगा, 1 घंटे बाद, जब ये भाग घूमकर यहां आ जाएगा और ये भाग अलग हो जाएगा, है ना, साइड में हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो गया, ये बी पर 1 घंटे बाद। तो यहां पर जब सूर्योदय हुआ उसके 1 घंटे बाद बी पर, 1 घंटे बाद फिर सी पर, 1 घंटे बाद फिर डी पर, और 1 घंटे बाद फिर ई पर, और टोटल 15 डिग्री के अंतर पर यहां पर क्या होगा, डिफरेंस कितने का है, 12 का। यहां पर कितने, 12 घंटे का। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि भैया 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। यहां पर पृथ्वी को कितना घूमना है, यहां से ये वाला भाग कब आएगा, जब पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाएगी। तो 180 बटा 15 कर दो तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 12। तो 12 घंटे बाद, और फिर जब यहां पर सूर्योदय हो गया इसके 12 घंटे बाद यहां पर सूर्योदय होगा, क्योंकि ये तो क्या है, और पश्चिम की ओर। अब बताओ, अब क्लियर? सत्यम झा कह रहे हैं सर पीडीएफ टेलीग्राम, पीडीएफ पहली बात तो अभी कोई डाला ही नहीं गया। अब देखो ये जो क्लासेस हो रहे हैं इसमें आपको खुद नोट्स बनाना होता है,
तो जब पीडीएफ वाला कंटेंट, जैसे एक सिलेबस हमने डिस्कस किया था आईएएस का, वो पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर डाला जाएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 टेलीग्राम मिलेंगे, किसी न किसी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक ही प्रकार की सूचनाएं दोनों में एक साथ डाली जाती हैं, तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सिलेबस का पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा, मैंने बोला। समझ पाए कि नहीं? अमृतराज कह रहे हैं सर, जब पृथ्वी घूमती है तो उसके साथ हम क्यों नहीं घूमते हैं? सही बात है, ये बहुत मतलब छोटा वाला सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। एक देखो, पृथ्वी घूमेगी तो तुम कैसे घूमोगे बच्चे? पृथ्वी घूमेगी तो तुम कैसे घूमोगे? घूमने का मतलब पड़ोसी थोड़ी चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर मैं एक चींटे को रख दूं, इस चींटे को रख दूं, तो ये चींटा क्या हुआ? पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है ना, तो हमेशा जो चीजें अभी इस चींटे के आगे पीछे हैं सभी वही रहेंगे ना। हम सब लोग, पृथ्वी चूंकि घूम रही है और सब पर हम पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा, हम घूमते चले जा रहे हैं। जैसे हम गाड़ी में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, अगर ट्रेन की आवाज ना चले, समझो ट्रेन में आवाज ना आए, ट्रेन में आवाज ना आए, है ना, और ट्रेन चलती चली जाए, क्या हमको पता चलेगा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए? लेकिन एक्चुअल में हम पहुंच जाते हैं ना। ठीक इसी तरह से अगर मैं इस पे कोई ऐसी चीज रख दूं जो सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देख पाता है, तो घूमोगे कैसे? आप तब घूमते हो जब घूम ऐसी कोई चीज जैसे मान लो आपने, सब लोगों ने सर्कस वगैरह जब लगता है, मेला वगैरह लगता है, तो उसमें एक झूला होता है। वह झूले पर जब बैठते हो तो आप झूलते हो, वो पता है आप क्यों झूल पा रहे हो? क्योंकि वह चीज घूम रही है उस स्थान, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही घूम रही है और उस पृथ्वी पर हम, अच्छा ये पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही, पृथ्वी का ऊपरी भाग नहीं घूम रहा, कोई छोटा मोटा, जैसे अगर मैं यहां पर हूं, सामने वाली चीज घूमेगी तब तो मुझे लगेगा घूम रहा है। ये पूरा अगर नीचे मान लो यह पूरे कॉलोनी के डिस्क में ऐसी चीज लगा दे कि सब चीजें घूम रही हैं, तो कैसे पता चलेगा? हमको तो सब चीजें स्थायी लगेगी, हम घर थोड़ी बदल देंगे। ठीक है, फॉर एक ये लिख रहे हैं, गौरी दुबे लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बस घूमती है, बस में बैठा हुआ इंसान नहीं घूमता। ठीक है, एक बार बताओ, अब देशांतर रेखाओं को हम समझ पाए कि नहीं? क्या हम देशांतर रेखाओं को समझ पाए कि नहीं? अभी हमें अंतरराष्ट्रीय जो है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है वो नहीं समझना है, बस ये समझ पाओ कि देशांतर रेखाएं हम समझ पाए कि नहीं। अब चलो, अगर हमने देशांतर रेखाएं समझ लिया है, तो जब मैं इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि आखिर हम मानक जो समय रेखा का निर्धारण, जैसे हमारा हमने जो डिस्कशन में रखा था, यह हम तो हो भारत का मानक समय और समय का निर्धारण, हम जैसे सूर्योदय है ना, सूर्यास्त, इन सब चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है, चल ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। अभी 5 बजे मिलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग 5 बजे मिलेंगे, अभी हम लोग 5 बजे मिलेंगे। और 5 बजे किस क्लास में मिलेंगे? अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कल क्लास चल रही थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें मिलते हैं। ठीक है सब लोग। अच्छा बच्चों, देखो अधिक से अधिक सेशन को थोड़ा शेयर करते रहिए, जिससे हमारी टीम को बूस्टअप मिले। आप समझ सकते हो कि हम लोगों के लिए कितना खर्च आता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए।